सिद्धार्थ अब तक तो बिल्कुल शांत होकर सब कुछ सुनते आया था, लेकिन अब वो और सब्र नहीं कर पाया। उसने आखिर जवाब दे ही दिया। ये सब कुछ तो नेताओं के साजिश के अलावा और कुछ भी नहीं था। जानबूझकर लोगों को इस तरह की बातों में उलझाया गया है, जिससे वे लोग नेताओं की करतूतों से अपना ध्यान हटा ले और नेताओं को फायदा मिल जाए। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना जवाब दिया करते हुए वो बेताल हंसने लगा। लो, तुमने जवाब दिया, अब मैं चला। कहते हुए वो बेताल सिद्धार्थ को छोड़कर हवा में उड़ गया। कुछ ही पल में वो गायब हो गया। उसका यह कहानी सुनाने का मकसद क्या था? क्या वो बेताल जानबूझकर सिद्धार्थ का वक्त बर्बाद कर रहा था? यह तो सचमुच बिल्कुल विक्रम और बेताल की कहानियों की तरह हुआ था। अब सिद्धार्थ को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसको जो मोहलत दी गई थी वो बहुत तेजी से बीतती जा रही थी, और ऊपर से उस बेताल की यह बेवकूफी। सिद्धार्थ की मजबूरी तो यही थी कि वो उस बेताल का कुछ भी कर नहीं सकता था, और उसे उससे मदद भी चाहिए थी। सिद्धार्थ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर किस पर करता? बेताल के अलावा और कोई जरिया भी नहीं था। उस शैतान से मुकाबला करने के लिए और किसी से मदद ले भी नहीं सकता था। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस मायावी जंगल में सब कुछ समझ के परे था। वो करता भी तो क्या करता? वहीं बैठे बैठे सोचने लगा। हताश हो गया। क्या अब वो वक्त रहते उस हवेली में लौटकर अपने डैडी को बचा पाएगा, या उसे सचमुच गौरी के बेगुनाह पिता के खून से अपने हाथ रंगने पड़ेंगे? अभी सिद्धार्थ इस बात को सोचकर परेशान हो ही रहा था कि अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने साफ तौर पर सुना था कि उस जंगल में पड़े सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहां आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे सिद्धार्थ को आसपास लगे हुए बरगद, पीपल, बबूल, नीम और कुछ अजीब झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी। फिर वह कदमों की आहट किसकी थी? सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे अचानक उसके पैरों की ताकत जाने लगी है। पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। वो अपने पैरों को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कर पा रहा था। जब उसने अपने हाथ से अपने पैरों को उठाया, तब जाकर अपने पैरों को हटा पाया। घबराहट के मारे उसका पसीना छूटने लगा। कहीं मुझे पैरालिसिस तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो ऐसी कोई पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है। फिर यह बीमारी मुझे कैसे हो सकती है? सिद्धार्थ अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचने लगा। सिद्धार्थ इस वक्त अपने आप को बहुत बेबस और लाचार समझने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे बैठे बैठे वो जंगल में क्या करेगा। ये बात बिल्कुल सच थी। वो अपनी सारी कोशिश करके हार गया था, लेकिन उसके पैर उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे। अचानक आसपास के पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगे, लेकिन कुछ अजीब था, क्योंकि पेड़ तो हिल रहे थे, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ना कोई आंधी थी और ना तूफान। मौसम भी बिल्कुल साफ। फिर ये कैसी अनहोनी? सिद्धार्थ ने अपने आप से सवाल किया। सिद्धार्थ को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन इससे पहले वो उस बेताल ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर क्या अब उस पर कोई हमला होने वाला था? मगर ये क्या हो रहा था? अचानक सिद्धार्थ ने देखा कि उसकी आंखों के सामने बहुत गहरा कोहरा छाने लगा। ये क्या हो रहा था? ये धुआं कैसा? सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास की जगह तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी, फिर उसके सामने ऐसा क्यों हो रहा था? थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ ने देखा कि वहां धुआं ऐसे जम गया जैसे कोई बर्फ की दीवार हो। सिद्धार्थ ने फिर कोशिश की कि वह आगे जाकर उस चीज को छूकर देखे कि वहां हो क्या रहा था, लेकिन इतना मजबूर और बेबस तो वो पहले कभी नहीं था। क्या यह दिन सिद्धार्थ की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था? वो बेताल कहां गया था? उसने सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्यों होने दिया? बहरहाल सिद्धार्थ के देखते ही देखते वो बर्फ की चादर एक टेलीविजन में चेंज होने लगी। ये क्या चीज थी? क्या यह कोई वर्चुअल वर्ल्ड था, या सिर्फ उसकी
आंखों का भ्रम। उस स्क्रीन पर किसी गांव का नजारा दिखाई दे रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गांव में औरतों की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी, वो अपनी पड़ोसन के घर जाती हुई दिखाई दे रही थी। दीदी, अभी मेरी शादी हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। कहते हुए शर्म आती है, मगर वो अब तो मेरे साथ सोते भी नहीं है। क्या कह रही हो संध्या, क्या ये सच है? संध्या की पड़ोस की उस दीदी ने पूछा। हाँ दीदी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। क्या क्या सपने दिखे थे शादी के पहले। अब तक तो मेरी जिंदगी में मिलन की वो रात तक नहीं आई जिसके सपने हर सुहागन देखा करती है। संध्या ने अपनी पड़ोसन वेदिका से कहा। अरे तुम जो भी कह रही हो उसमें मुझे भी सच्चाई लगती है। तुम्हारी शादी के कुछ दिन पहले से ही मेरे पति भी मेरे साथ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। वो रात को ज्यादातर देर घर से आने लगे हैं और पहले की तरह मुझसे प्यार भी नहीं करते। आजकल उन्होंने शराब पीना भी कुछ ज्यादा ही कर दिया है, वेदिका ने कहा। जब वे दोनों औरतें इस बारे में बात कर रही थी तभी रीना, वाणी और दीप्ति भी वहां आ गई। वे सभी लोग आपस में बात करने लगी कि उनके पतियों को आखिर हो क्या गया, वे लोग उनसे प्यार क्यों नहीं करते। कमाल की बात तो ये थी कि उन 5 औरतों के पति भी आपस में अच्छे दोस्त थे और पिछले 3 दिनों से वे लोग शहर गए हुए थे। पिछले 2-3 महीनों में वे लोग लगभग 5वीं बार इस तरह बिना बताए हुए शहर चले गए थे। जब उनकी बीवियों ने उनकी जासूसी करनी शुरू की तो सिद्धार्थ इस बात को साफ तौर पर देख सकता था कि किस तरह से उनके पति उन्हें धोखा दे रहे थे। वे सभी लोग शहर में जाकर गैर औरतों के साथ अय्याशी कर रहे थे और घर पर आकर अपनी पत्नियों से लड़ाई झगड़ा किया करते थे। वे लोग प्यार करना तो लगभग भूल ही गए थे। उनकी जिस्मानी भूख तो बाहर ही पूरी हो जाया करती थी। दिन भर उन लोगों के बीच बातें चलती रही और फिर रात का वक्त था। खाना खाकर उन औरतों के परिवार के लोग सोने चले गए थे। सिद्धार्थ को अचानक संध्या के घर का सीन दिखाई दिया। संध्या अचानक बिस्तर से अपने कपड़े समेटने को उठ रही थी। उसका पति तो था नहीं, फिर उसकी साड़ी ऐसे खुली हुई कैसी थी? उसके पूरे बाल खुले हुए और उसके चेहरे पर यह घबराहट कैसी थी? रात के 10:30 बज रहे थे। वो दौड़कर अपनी सास के पास गई। माँ जी, मैं तो लुट गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सांप ने मेरे साथ जो सब कुछ किया उसके बाद मैं जीना नहीं चाहती। ये कहते हुए संध्या रोने लगी। संध्या की सास ने उससे पूछा, तुम साफ बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम क्या पागलपन की बातें कर रही हो? कोई सांप तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे बहुत नींद आ रही थी और वो नाग मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे सहलाने लगा। मैंने कोशिश की लेकिन उसे भगा नहीं पाई। उसने मेरे साथ संबंध बना लिया। मैं घबरा कर उठी, तब तक वो खिड़की से बाहर निकल गया। संध्या ने अपनी सास से कहा, क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम डर गई हो, जाकर सो जाओ। संध्या की सास ने उसे समझाते हुए कहा। सिर्फ संध्या की बात होती तो भी ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव की और औरतें भी इसी तरह का दावा करने लगी। उनका कहना था कि वासु नाग ने उनके साथ संबंध बनाए। सभी औरतों का कहना था कि उनके पति तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करते नहीं, तो अब से वे उसी नाग को अपना पति मानकर उसे अपनाने लगी। गांव की महिलाएं उस नाग की पूजा करने लगी। जंगल में जाकर रात भर वही करती, फिर सब के सब साथ में वापस आ जाया करती। जब औरतों के पति को उन पर शक होने लगा तो वो उन्हें पीटने लगे। ऐसा करने वाले 2 आदमियों की सांप के काटने से मौत की खबर सुनाई दी। तो क्या कोई सचमुच ऐसा कोई वासुनाग था भी? अचानक सिद्धार्थ को आवाज सुनाई दी। वो आवाज बेताल की थी। इस बार उसने एक नई तरीके से अपनी कहानी सिद्धार्थ के सामने रखी थी। वे औरतें अपने पतियों की करतूत से दुखी थी और उन्होंने भी उन्हीं की तरह अपने पुराने प्रेमियों से संबंध बना लिए और बाकी लोगों को झूठ कहा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, लेकिन इस बार उसने जवाब देते वक्त उस बेताल को जोर से पकड़ रखा था। बेताल भाग नहीं पाया और उसे सिद्धार्थ को बताना पड़ा। हर बार वो सच नहीं होता जो हमें दिखता है। हर बार वो सच नहीं होता
जो हमें दिखता है, सच्चाई जो दिखाई दे रहा है, उसके परे भी हो सकती है। इस जंगल का असली राजा मैं नहीं, बल्कि तुम हो। वीरानगढ़ के उस शैतान की दुश्मनी भी, और तुम ही उसे खत्म कर सकते हो। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। बेताल ने कहा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये पूरा जंगल तुम्हारा गुलाम है सिद्धार्थ, और तुम चाहो तो ये जंगल के सारे जीव तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस शैतान का खात्मा करने के लिए। लेकिन समय आ गया है कि तुम इस पूरे गेम को एंड कर दो। इस दोनों कहानी से मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि ये सब भर्म का खेल है। शैतान ने तुमको कठपुतलियों के जैसे नचाया है, और तुम उसी भर्म में सिर्फ एक प्यादे बनकर रह गए। लेकिन समय आ गया है अंत का, क्योंकि अंत ही आरंभ है। जाओ और खत्म करो इस कहानी को, इस भर्म को। बेताल ने उससे कहा। बेताल के कहने का मतलब क्या था? क्या सिद्धार्थ पहले वीरानगढ़ का राजा था? क्या मायावी जंगल का भी राजा सिद्धार्थ ही था? क्या सचमुच सिद्धार्थ हवेली का शैतान का मुकाबला कर सकता था? और क्या सिद्धार्थ शैतान की कहानी का अंत कर पाएगा, या आरंभ होगा एक ऐसे अध्याय का जो आपने कभी सुना ना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए।